मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, practicing gynecologist and IVF specialist since more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि काफ़ी हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे कोई मदर है जो लैक्टेटिंग है, बच्चे को फीडिंग करवा रही है, उस दौरान उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वह समय में भी अनवांटेड प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं। दूसरे हैं कपल्स की जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं लेकिन कभी-कभी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाता है, जैसे कंडोम ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाती है। सो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं कि जभी अनचाही प्रेगनेंसी रुक जाती है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जो भी कपल है उनके पास एक ही रास्ता होता है कि यह प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करवाना। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात के लिए जाना। गर्भपात जो है वो 2 मेथड से होता है, 2 तरीके से होता है। वन इज़ अ मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड अदर इज़ अ सर्जिकल, यानी कि दवाइयों से गर्भपात होता है और जिसको हम डीएनई बोलते हैं, यानी कि सर्जिकली जो भी प्रेगनेंसी है जो यूट्रस के अंदर है इसको कंप्लीटली रिमूव करना। अभी हम बात करते हैं कि जो गर्भपात दवाई से होता है उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, कब तक हम कर सकते हैं और उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है। फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आपने घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है जिसमें कंफर्म कर लिया है कि प्रेगनेंसी है, तो एक बार आपको जाकर सोनोग्राफी में कंफर्म करना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या तो प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में है। एक बार यह कंफर्मेशन होती है उसके बाद ही आपको गर्भपात के लिए आपके लिए कौन सा मेथड आप चूज़ करते हो वह हिसाब से प्रोसीजर आगे बढ़ती है। एक बार आपका सोनोग्राफी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जभी भी प्रेगनेंसी अप टू 6 टू 7 वीक्स तक होती है, दवाई से जो आपका प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने के चांसेस रहते हैं। अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि जो दवाई से हम गर्भपात एडवाइस करते हैं उसके फ़ायदे क्या-क्या होते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। जो दवाई से गर्भपात करते हैं उसके फ़ायदे ये हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ायदा यह है कि इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। यह जो प्रोसीजर है इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, आइदर जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटल में ही पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ही दवाई लें। आप घर पे भी यह दवाई ले सकते हैं। तीसरा कि इसमें कोई एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे रूटीनली हम लोग जो सर्जरी के पहले जो ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, वह सारे रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। हालाँकि आपका एक सीबीसी और ब्लड ग्रुप मस्ट होता है। दूसरा कि दवाई जो है वो ईज़ी, मतलब कंप्लायंस जो होता है वो काफ़ी ईज़ी रहता है। पेशेंट को भी जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर पे नहीं बताया है और हॉस्पिटल में आकर जस्ट सोनोग्राफी चेकअप करवा के दवाइयाँ लेकर पेशेंट चले जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ पे मैं ज़्यादा गौर करना चाहूँगी कि काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट्स ओवर द काउंटर या जो एमटीपी पिल्स होते हैं, जो गर्भपात की जो दवाइयाँ होती हैं, वो ले लेते हैं विदाउट एनी कन्फर्मेशन कि प्रेगनेंसी फ़ैलोपियन ट्यूब में है या प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि यदि प्रेगनेंसी फ़ैलोपियन ट्यूब में है और आपने ओवर द काउंटर यानी बाहर से मेडिकल से डायरेक्टली गर्भपात की दवाइयाँ ले ली है, तो आपकी जो फ़ैलोपियन ट्यूब है यह रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यह एक जानलेवा जैसे हो सकता है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं बोलना चाहती हूँ, या तो साइड इफ़ेक्ट अगर आपने अंडर डॉक्टर सुपरविज़न या तो सोनोग्राफी किए बिना अगर आपने दवाइयाँ ली है। दूसरा कि जो दवाई से गर्भपात होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स या तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी दवाई से गर्भपात करवाते हैं तो उसके जो
सक्सेस रेट जो है कि अप टू 90%, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम दवाई से कंप्लीटली जो प्रेगनेंसी है वो निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट में दवाई से गर्भपात कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 10% ऑफ द पेशेंट्स रहते हैं कि जिसमें यह गर्भपात कंप्लीट नहीं होता है, जिसको हम आइदर इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं कि थोड़ा टिश्यू निकल जाता है और थोड़ा टिश्यू अभी भी यूट्रस के अंदर छूट जाता है। दूसरा कि काफ़ी बार पेशेंट को दवाई की इफ़ेक्ट नहीं आती है, बच्चे की जो धड़कन है वो कंटिन्यू रहती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो आगे ग्रो करती है। पेशेंट को लगता है हमने दवाइयाँ ले ली हैं तो अबॉर्शन हो जाएगा। सो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली आपको जब दवाई दी जाती है तो आफ्टर 7 टू 10 डेज़ रूटीन चेकअप के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि यह अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सो यह सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि जो 10% ऑफ द पेशेंट जो है जिसमें गर्भपात कंप्लीट नहीं हुआ है, यह पेशेंट को फिर हमें क्यूरेटिंग करके जो भी टिश्यूज़ हैं, जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं, उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। सो दूसरा जो मेथड है, जैसे मैंने बताया कि सर्जिकल मेथड, सर्जरी मतलब यहाँ पे कोई काप-कूप नहीं होती है। आपका जो योनि मार्ग है, योनि मार्ग यानी कि नीचे के रास्ते से ही क्यूरेटिंग किया जाता है, जिसको हम DNE बोलते हैं। सो क्यूरेटिंग प्रोसीजर जो है इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 98 टू 100% यह क्लियर हो जाता है। और जनरली अभी हम करते हैं कि सोनोग्राफी गाइडेड क्यूरेटिंग किया जाता है। सो आफ्टर द प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर कंप्लीट होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा कि पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वन टाइम में यह प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। इसमें फॉलोअप में आने की ज़रूरत नहीं होती है। सो काफ़ी बार ऐसा है कि पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन का है, बाहर से यदि आए हैं और जैसे वर्किंग है, उनके पास समय नहीं है, सो सिंगल डे में ऑलमोस्ट हाफ डे प्रोसीजर रहता है, हाफ डे एडमिशन होता है आपका हॉस्पिटल में और सिंगल सिटिंग में यह प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो है साइड इफ़ेक्ट्स या तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द सर्जिकल मेथड यह है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और बिफोर एनेस्थीसिया जो भी इम्पोर्टेंट ब्लड की जाँच होती है, वह भी करनी आवश्यक होती है। सो दैट इज़ अ मोस्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेज। और दूसरा है कि आप जो सेंटर में गर्भपात करवाने जाते हैं, वह एक अच्छे सेंटर में जाना बहुत ही ज़रूरी है और स्किलफुल डॉक्टर्स यानी कि प्रॉपर जो डॉक्टर है, जो स्किलफुल है, उनके पास यह डीएनए प्रोसीजर करवाना आवश्यक है, क्योंकि डीएनसी के दौरान काफ़ी बार कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर अनस्किल्ड पर्सन है तो आपका जो बच्चादानी है उसमें छेद होने की संभावना होती है। बहुत ही एग्रेसिवली अगर क्यूरेटिंग किया है तो आपका जो बच्चादानी का जो लेयर है यह पूरा चिपक जाता है, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। सो और इवन अगर जो सेंटर आप चूज़ करते हो वहाँ पे अगर प्रॉपर हाइजीन और स्टरलाइज़ेशन मेंटेन नहीं किया जाता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आपके दोनों फ़ेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है और काफ़ी सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप अनस्किल्ड फुल डॉक्टर्स या तो ऐसा कोई सेंटर जहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइज़ेशन प्रोसीजर मेंटेन नहीं की जाती है। सो फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप जभी भी ऐसा अनवांटेड प्रेगनेंसी रुकता है, तो आपके नज़दीकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाकर अपना सोनोग्राफी करवाइए, पहले प्रेगनेंसी कंफर्म कीजिए कि यूट्रस में है कि यूट्रस फ़ेलोपियन ट्यूब में है और उसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन-सी मेथड बेस्ट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।